नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पतंजलि के झूठे विज्ञापन मामले में आज सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव पेश हुए। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को गंभीरता से लें। कानून की महिमा सबसे ऊपर है और आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी माफ़ी काफ़ी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। देश सेवा का बहाना मत बनाइए, अदालत को गंभीरता से लें। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपकी ओर से आश्वासन दिया गया और उसके बाद उल्लंघन किया गया। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं। आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे हों कि आप कानून से ऊपर हैं। कानून की महिमा सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि जिस हलफनामे के जरिए माफ़ी मांगने या खेद जताने की बात कही जा रही है वो अब तक हमें नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी दी कि वो गलत हलफनामे दाखिल करने को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने को लेकर भी तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलती बताते हुए कहा कि ये परजुरी केस है। रामदेव के वकील को कहा कि आपने हलफनामे में सही तथ्य नहीं रखे हैं। अवमानना के अलावा कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का केस भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित रहने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अदालत को दिए गए वचन का पालन करना होगा। सीजेआई दीपा चंद्रचूड़ ने जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जा रहे एक के बाद एक केसों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि प्रमुख जांच एजेंसियों का जांच का दायरा इतना फैला दिया गया है कि वो अपने असल काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराधों से जुड़े हैं। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। ये सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। चुनावों में सभी ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने कल कहा था कि वो आज बड़ा खुलासा करेंगी और उन्होंने बड़ा दावा किया भी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि बीजेपी ने उनके करीबी से संपर्क किया था और पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। आतिशी ने कहा कि उन्हें कहा गया कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो उन्हें 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आतिशी ने कहा कि अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि अब मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदार के घरों में ईडी की रेड होगी, हमें समन जारी किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान और देश बचाने के लिए लड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने पीलीभीत से बेटे वरुण गांधी को पार्टी टिकट न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की अपनी 10 दिन की यात्रा के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि वो बीजेपी में रहकर काफ़ी खुश हैं। मेनका गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी में हूं और इसे लेकर काफ़ी खुश हूं। मैं अमित शाह, पीएम मोदी और नड्डा जी को टिकट के लिए धन्यवाद देती हूं। टिकट का ऐलान काफ़ी देर से हुआ था, इसलिए ये दुविधा थी कि मैं कहां से लड़ूं, पीलीभीत से या सुल्तानपुर से। पार्टी ने जो फैसला किया है उससे मैं खुश हूं। उनसे पूछा गया कि वरुण गांधी अब क्या करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछिए कि वो क्या करना चाहेंगे। हम इस पर चुनाव के बाद विचार करेंगे, अभी समय है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए सोमवार रात अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। लिस्ट के मुताबिक मेरठ लोकसभा सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है।
पार्टी ने मेरठ सीट पर अतुल प्रधान को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि आगरा सीट पर सुरेश चंद्र कदम को उतारा गया है। मेरठ से पहले पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह थे, उनकी जगह पर अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। अतुल प्रधान मेरठ की सरदाना सीट से विधायक हैं। बीते रविवार से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले एक द्वीप कच्छ द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस विवाद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। ये रिपोर्ट श्रीलंका सरकार में मंत्री जीवन थोंडामन से किए गए इंटरव्यू के आधार पर छापी गई है। जीवन थोंडामन ने अखबार को बताया कि जहां तक श्रीलंका की बात है, कच्छ द्वीप श्रीलंका की सीमा में पड़ता है। नरेंद्र मोदी सरकार के श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे हैं। अब तक भारत की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत कच्छ द्वीप को लेकर नहीं की गई है। अगर इस तरह की कोई बात की जाएगी तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। श्रीलंका की ओर से यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्छ द्वीप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी के उस दावे को और मजबूत कर दिया था, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने कच्छ द्वीप श्रीलंका को दे दिया था और इस बात को छिपाए रखा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा एक समूह शिविरों का आयोजन कर रहा है और पाकिस्तान से आए हिंदू समुदाय के लोगों के लिए सीएए का योग्यता प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि नागरिकता के लिए आवेदन करने में ये सर्टिफिकेट मदद करेंगे। सीमा जन कल्याण समिति, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में काम करती है, इस समूह ने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में 300 लोगों की डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद की है। छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित बीजापुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत में चुनाव के बाद भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है। आसिफ की टिप्पणी सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान लगभग इंडस्ट्रियल लेवल पर आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और भारत का मूड अब आतंकवादियों को नज़रअंदाज करने का नहीं है और वह अब इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में उनके वाणिज्य दूतावास पर हुए इजरायली हमले में 7 अधिकारियों की मौत हो गई है। वहीं इस हमले के बाद ईरान ने कहा है कि वो इस हमले को अंजाम देने वालों को जवाब देने का हक रखता है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, तेहरान तय करेगा कि हमलावरों के खिलाफ किस तरह का जवाब दिया जाए और क्या सजा दी जाए। आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज कर अंक तालिका में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई अब तक इस टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल नहीं कर पाई है और 10वें रैंक पर है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।